अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। कल रात पीडीएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुल्क में एक तारीख पे इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ, लेकिन मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। फरीकैन में यह इत्तफाक तो हो गया कि मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, ताहम इलेक्शन की तारीख और असम्बलियों की तहलील पर इत्तफाक नहीं हो सका। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो सकी। हम चाहेंगे पंजाब के इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। मजीद यह कि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी सड़कों पर आने का इंदिया पहले ही दे चुके हैं। आज एक अहम पेशरफ्त यह हुई कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। पीटीआई और हुकूमत के बेनतीजा मुज़ाकरात की आड़ में बरसर इक़्तिदार जमात एक बार फिर अदालत उज़्मा पर दबाव बढ़ा रही है। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पंजाब में 14 मई को होने वाले आम इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाबिता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बनाई जाने वाली मुज़ाकराती टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाबिता दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 4 अप्रैल के हुक्मनामे के मिनो अन नफाज की इस्तदा की गई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। बहरहाल अभी तक तो हुकूमत कामयाब हो गई। 14 मई को आपने कहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ ने, राना सनाउल्लाह ने बारहा कहा कि कुछ भी कर लें 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होंगे। तो अभी तक तो फिर हुकूमत 14 मई की हद तक तो कामयाब हो गई। देखें जी, ये कामयाबी और नाकामी की बात नहीं है। देखना यह है कि इस मुल्क को हमने आगे कैसे लेके चलना है और इस मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे आएगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़े वाज़ेह उसका मौक़िफ़ है कि हम चाहते हैं कि इदारों के दरमियान टकराव ना हो और मज़ाकरात की टेबल पे आप बैठे हैं तो ये मज़ाकरात कामयाब हों। हमारा तो यही मौक़िफ़ है। और 14 मई नहीं तो अब पीटीआई भी इस बात पे सूली तौर पे तो इत्तफाक करती है कि दोनों असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन शायद इकट्ठे हों तो मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। चंद साहब, रुकावट कहाँ पे आ रही है जब 3 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं और इस बात पर इत्तफाक कर चुकी है तहरीक इंसाफ, जो पहले इस बात पर मुत्तफिक नहीं थी कि एक तारीख पर इंतखाबात हों। आखिरी मुलाकात में, कल की मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि एक ही तारीख पर इंतखाबात करवा लिए जाएं और तहरीक इंसाफ मई से भी आगे, यानी इतलात है कि अगस्त तक जाने पर तैयार हो गई है। तो ये जो एक तारीख है उस तारीख पर इत्तफाक क्यों नहीं हो पा रहा? देखें जी, बहुत बड़ा फ़ैसला है। इस पर कोई अपनी हुकूमत की एक दिन की मुद्दत भी कम करना तो कोई भी नहीं करता होता। खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो भी मुतालबात नहीं मानते थे। एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज वो अपोजिशन में एक कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से उनकी हुकूमत गई है। ना कोई 58(2)B का इस्तेमाल हुआ, ना कोई किसी को मार्शल लॉ लगा, ना असम्बली टूटी। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए उनकी हुकूमत गई। तो अब मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस, आइनी तरीके के प्रोसेस को जो है ना, उसके बदले में उन्होंने खुद एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर दिया। असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए, सारा कुछ हो गया। अब उसके पीछे कौन कौन से महरक़ात हैं। अब जब ज़्यादा महरक़ात अमीर भाई हो जाएं तो फिर बहुत सारे एहतियात करनी पड़ती है तमाम स्टेक होल्डर्स को कोई फ़ैसला करते हुए। तो मेरे ख़्याल में अगले चंद दिनों में मज़ीद, क्योंकि कल ही अभी तीसरा दौर हुआ है, तो चौथे दौर में या 5वें दौर में सितंबर अक्टूबर में या जिस महीने में भी इत्तफाक हो जाएगा। और ये इस्लामाबाद, मैं तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपको दे सकता हूँ। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये इलेक्शन एक ही टाइम पे हो और हुकूमत और अपोजिशन मिल के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि सबको मौका मिले और कोई रिज़ल्ट कबूल भी सारे करें। ऐसा इलेक्शन ना हो जिसके बाद फिर हम सड़कों पे कोई जमात निकल आए। तो ये अवलीन तरजीह है हमारी। तो ये बड़ा अहम नुकता है जन साहब कि ऐसा इलेक्शन ना हो कि जैसे 2018 में हुआ
ऐसा इलेक्शन ना हो कि जैसे अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद के हालात हैं, मुसलसल 1 साल गुजरेगा लेकिन अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं हो रहा। एक और ऐसा इलेक्शन करवा दें कि उसके बाद फिर हारने वाला सड़कों पर हो। लेकिन ये तो हमारी रिवायत है चंद साहब के हारने वाला इलेक्शन नहीं मानता, वो कोई भी हो। तो उसके लिए फिर ऐसा कौन सा चमत्कार होगा कि जो हारेगा वो कहेगा हाँ नहीं मैं तो हार गया, मैं जनरली हारा हूं, आप जीते हैं, बिल्कुल ठीक जीते हैं, ये ले हार पकड़े, मुबारकबाद का। देखिए, दूसरी पार्टियों का जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी तो नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी ने तो 2013 में भी जब धरने हुए थे तो पार्लियामान का साथ दिया था। उससे पहले भी मियाँ साहब के साथ आपको पता है एक तल्ख हकीकत थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेकर, लेकिन उसके बाद COD किया, चीज़ों को आगे लेके चले। 2-3 मुद्दत असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की, पैट्रियाट बनाएगी मुशर्रफ के दौर में 2002 में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए। कदा कलामी की इबादत 2013 के इलेक्शन में नदीम भाई जरदारी साहब ने कहा था ये RO का इलेक्शन है, ये इफ्तिखार चौधरी ने और नवाज शरीफ ने मिलकर हमें हराया। आप ठीक कहते हैं, तो बिल्कुल ROs का इलेक्शन था, लेकिन असेंबली से इस्तीफे तो नहीं दिए, सिस्टम का हिस्सा रहे, लीडर ऑफ दी अपोजिशन रहे, सही पूरे मुद्दत करनी रहेगी। उन्हीं असम्बलियों के खिलाफ जब इमरान खान ने धरना दिया तो पीपल्स पार्टी पार्लियामान के साथ खड़ी होगी, डेमोक्रेसी के साथ खड़ी हो गई, आइन के साथ खड़ी हो गई। तो फिर जब इस्तीफे दिए तो PTI को वापस भी 1 साल बाद पीपल्स पार्टी ले आई, उस वक्त बड़ी तगो-दौ के बाद असम्बली में वापस ले आई 1 साल के बाद। अब जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो फिर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो थी कि वो असम्बली में वापस आए, लेकिन वो खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए। कभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में करते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, कभी हाई कोर्ट में करते हैं। देखिए ना, उनका अपना गैर जमहूरी रवैया, उनका अपना गैर पार्लिमानी रवैया, जो उस जमात का अंदर एक फुकदान है, जो पॉलिटिकल टॉलरेंस का या पॉलिटिकल डायलॉग का एक जो फुकदान है, वो सामने आ गया। और यही फुकदान जो है ये अल्टीमेटली एक पार्टी से ट्रैवल करता करता सिस्टम तक चला जाता है। और फिर सिस्टम आप देख लें, अब स्टेबिलिटी जो नहीं आ रही उसके पीछे यही मुहरक़ात है। कोई एक जमात गैर जमहूरी रवैया अपना ले तो मुल्क में स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में आपका और हमारा सब का रोल है कि इस्तेकाम की तरफ हमें जाना चाहिए और हमें उन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए जो चीज़ें इस्तेकाम की राह में रोड़े अटकाते हैं या हायल रुकावटें हैं। मेरे ख्याल में वो किसी तरफ से भी हो, हमें उनको डिस्करेज करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत मुनासिब बात आपने की है कि जो भी इस वक्त हालात को बेहतर करने में रुकावटें पैदा कर रहा है, ये जलती पर तेल डाल रहा है, उसका हाथ रोकना चाहिए। लेकिन चंद साहब, वो तो कौमी असम्बली से ही ये जलती पर तेल डालने का काम हो रहा है ना। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक नया मास खोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा कि भाई तुम इतनी मरात लेते हो, जिस इदारे को वो हेड करते हैं उस इदारे से तो वो सवाल नहीं कर सकते कि वो कितनी मरात लेते हैं या नहीं लेते हैं। जो मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, अगरचे आपकी पार्टी से शायद उस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन आप ही के लोग हैं ना, आप ही के इत्तेहादी हैं। एक तरफ से थपकी देते हैं, दूसरी तरफ से चमाट कर देते हैं। ये तो कोई बात तो हुई ना। नहीं, एतमाद इत्तेहादी होना आप किसी के जिम्मेदार नहीं बन जाते। इत्तेहादी होते हैं आप एक सिस्टम को चलाने के लिए। इत्तेहादी हम बनते हैं इस मुल्क में, हम अपने नज़रियात पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके हम किसी जमात के साथ, किसी सिस्टम के साथ इत्तेहाद आप करते हैं पार्लियामान के अंदर, लेकिन आप उनकी हर बात से इत्तफाक तो नहीं कर सकते। आप उनके मैनिफेस्टो से या आप उनकी सोच से या उनके नज़रिए से तो आप इत्तफाक नहीं करते, ना आप ताबे होते हैं और ना आप उनको ताबे कर सकते हैं। तो ये दोनों काम होते हैं इसमें। आप हाँ, अगर कोई पार्टी की तरफ से ऐसी बात हुई है तो हमने तो मजम्मत की है, जो कुछ चौरी ज़हूरलाई रोड पे हुआ, हालांकि वो उसमें पकड़ना तो उन्होंने चौरी परवेज़ लाई को था, लेकिन वो रेड उधर हो गया, तो वो हमने तो उसकी भी मजम्मत की है। या और कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, बेशक इससे पहले भी होती रही है। पीपल्स पार्टी सबसे खुद बड़ी विक्टिम रही है पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन अगर PTI के भी साथ हो तो हम उसको ये कभी उसको आइडियल या अच्छा चीज़ तो नहीं कह सकते। ना नून लीग के साथ जो गलत चीज़ है वो गलत है। हम समझते हैं कि अभी भी मज़ाकरात के ज़रिए उनको हमें थोड़ा सा टोन डाउन होना चाहिए और चीज़ें आगे चलनी चाहिए। और इसमें PTI के लोगों का भी किरदार है कि उनमें भी जो लोग हैं उनको भी आप सोचना चाहिए। वो सिर्फ ये कहना कि इनके साथ हाथ मिलाने से हमारा बयानिया कमज़ोर होता है, जब आप हाथ मिलाने में बयानिया कमज़ोर करते हैं तो फिर आपको तन्हाई की तरफ भी जाना पड़ता है, बंद गली की तरफ भी जाना पड़ता है। तो यही पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली लूजिंग एंड होता है। ये आप लूजिंग एंड क्यों होता है? आप तन्हाई की तरफ चले जाते हैं, कोई पॉलिटिकल जमात आपके साथ नहीं खड़ी होती। इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेज पूरे चारों सूबों में, सिर्फ पंजाब, सेंटर पंजाब छोड़ देना, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, आप KPK में चले जाएं, कौन सी जमात इनके साथ खड़ी है? चलो मुस्लिम लीग को आप गलत कह दें,
बाकी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं, उसमें हर सूबे से, हर ज़िले से नुमाइंदगी करने वाली जमातें हैं। क्या सारे लोग, सारा पाकिस्तान ही गलत हो गया? तो इनकी सोच में कुछ ऐसी खामी है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, जो अनडेमोक्रेटिक है या गैर पार्लिमानी है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए। चंद साहब, ये जो अनडेमोक्रेटिक आपने लफ्ज बोला, वो फिर कौन सी अनडेमोक्रेटिक फोर्स हो सकती है कि जिस वक्त आप और यानी आपसे मुराद हुकूमत, पीडीएम इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ 1 तारीख पर इलेक्शन करवाने के लिए मामला शुरू करते हैं, तो साथ ही नून लीग की तरफ से कुछ लोग मुज़ाकरात को ख़राब करने के लिए ऑफेंसिव ज़ुबान इस्तेमाल कर देते हैं। उन्हीं दिनों में तहरीक इंसाफ के सदर के घर के ऊपर बख्तरबंद गाड़ी से चढ़ाई कर दी जाती है। ये फिर ख़राब करने के लिए कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स है जो काम कर सकती है? देखिए, पॉलिटिकल जमातों में ऐसे लोग होते हैं जिनके नज़रियात या जिनकी डोरें कई तरफ से हिल रही होती हैं, उनकी सोच, उनका नज़रिया बड़ा मुख्तलिफ होता है। आम हालात में पार्टियों के अंदर ऐसी लड़ाई होती है, ऐसी सोच में भी लड़ाई होती है। तो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, तो आप देख लेना पीटीआई के, अब आजकल मुराद सईद साहब की एक वीडियो वायरल है, लेकिन आप यही मुराद सईद साहब जब वज़ीर थे, तो ये जब पीटीएम के लोग तकरीर करते थे सवात के ऊपर या इन तालिबानाइजेशन के ऊपर, तो उसका वो क्या जवाब देते थे? वो जवाब कभी टीवी पे चलाएं। तो आज वो जब फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो लोग एंटर हो रहे हैं गुड तालिबान बैड तालिबान, उसके ऊपर उन्होंने कभी मजम्मत की नहीं की। तो आज वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, आज एक अपने वोट बैंक को कायम रखें, एंगेज रखने के लिए वीडियो पैगाम सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, कौलो फिल्म में तजाद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर तहरीक इंसाफ के दौर का एक बहुत स्याह बाब है कि उनके दौर के अंदर उन दहशतगर्दों को आम मुआफ़ी देने की बात की गई, उन दहशतगर्दों को मुल्क में ला के बसाने के लिए, आबाद करने के लिए, उनकी आबादकारी के लिए इजाज़त दी गई और उसके लिए माहौल बनाया गया और ज़हन साजी की गई, जिन्होंने पाकिस्तान में खून की होली खेली और उसका बहरहाल तहरीक इंसाफ का ताक़ुब करेगा ये जो तारीख उन्होंने खुद लिखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हसन चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत। गुज़श्ता 1 साल से मुल्क में जारी इक़्तिदार की और सियासी कशमकश ने पाकिस्तानी मईशत का जनाजा निकाल दिया है। 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम के शौक़े हुक्मरानी ने पाकिस्तानी अवाम की एक अक्सरियत से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया है। रवां साल मुल्क में महंगाई की शरह 58 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 36.4% तक पहुँच गई। गुज़श्ता 1 साल के दौरान महंगाई की शरह के लिहाज से पाकिस्तान एशिया का सरे फहरिस्त मुल्क बन चुका है। इस हवाले से अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर देने वाले बदतरीन मुआशी हकायक बयान किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई अशिया श्रीलंका से भी महंगी हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन करेंसी से भी कमज़ोर हो चुका है। अप्रैल में महंगाई की शरह 36.4% रही, जो 1964 के बाद सबसे ज़्यादा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जुलाई ता अप्रैल महंगाई की औसत शरह 28.2% रिकॉर्ड की गई। एक साल में चाय 108.7, आटा 106%, गंदुम 103.5%, अंडे 100% से जायद, चावल 87%, दालें तकरीबन 56% से जायद, प्याज 52%, तामीराती सामान 37.2%, मुर्गी 43% से जायद, आलू 76.8%, खुश्क मेवाजात 49%, बेकरी की अशिया 42.5% और चीनी 42.1% महंगी रिकॉर्ड की गई। एक साल में बिजली की कीमतें 30.8% बढ़ गईं। गुज़श्ता साल एक अमरीकी डॉलर का रेट 178 रुपए था, जो कि अब बढ़ के 282 से भी तजावुज़ कर चुका है। गुज़श्ता साल फी लीटर पेट्रोल 150 रुपए का था, लेकिन इस वक्त 282 रुपए 79 पैसे फी लीटर मिल रहा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 37.2% है। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामान ने बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल में नाकामी पर अपने वजीर सनत व तजारत को ओहदे से फारिग कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट में 272 के ऐवान में से 162 अरकान ने वजीर सनत व तजारत रजा फातमी अमीन को ओहदे से हटाने के लिए वोट दिया है, लेकिन हमारे वजीर खजाना और हुकूमती वज़रा ठाठ के साथ अपनी दबीज नशिस्तों पर बुराजमान है। हुकूमत की सर तोड़ कोशिशों के बाद भी IMF
पीडीएम हुकूमत पर एतमाद के लिए तैयार नहीं है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ महदूद होते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल नस्ट और पाकिस्तान के मारूफ और इंतहाई मोतबर माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने है, तकरीबन हर 2-3 महीने के बाद आपसे नशिस्त होती है। हालात गुज़श्ता एक क्वार्टर से बदतर पर हम बात कर रहे होते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज से 2 माह पहले निस्बतन इससे बेहतर पोजीशन होगी। सो अगर एक हुकूमत 1 साल की मुसलसल हुक्के हुक्मरानी के बाद और हर तरह की सपोर्ट या ताउन के बावजूद मैशत को संभाल नहीं पाई, तो आपको लगता है कि आने वाले 6, 8, 10 माह, 1 साल इस हुकूमत को मजीद भी मिल जाएंगे, तो ये कितना बड़ा मुआशी मोजा सर अंजाम दे सकती है? बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि आप इसको जितना भी और मौका दे दें, बेहतरी की उम्मीद तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो जितने भी 85 मेंबर के कैबिनेट हो और कैबिनेट के जो सरबराह हैं, उन सबों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जस्ट टू सर्वाइव एंड पास द टाइम। हमने बस सर्वाइव करना है, वक्त गुजारना है। चीजों को बेहतर करना यह रडार में नहीं है। पिछले 1 साल से रडार में नहीं है। 1 साल में आप देखें, सिवाय मार धाड़ पकड़ धकड़, ये वीडियो वो वीडियो, इसके अलावा या तो मुकदमात बन रहे हैं, मुकदमात से कोई निकल रहा है, कोई मतलब अफरा तफरी बचा हुआ है। और सारे मीडिया पे क्या डिस्कशन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप बताएं कि दुनिया में 190 मुल्क अगर हैं, तो क्या वहां पर इसी किस्म की कार्रवाई हो रही है कि जहां पर इकॉनमी बिल्कुल रडार पे ना हो और हुकूमत वक्त जो है अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही हो, और यह है कि बस किसी तरीके से हमने वक्त गुजारना है। तो जब आप वक्त गुजारने पे आ जाएं, तो इसका मतलब है आप चीज़ों को बेहतर करना आपका जो मंशा या मकसद जो है वो नहीं है। इसलिए चीज़ें ओवर द टाइम बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान को या पाकिस्तान की जो मार्केट है वो देख रही है कि एक डिसफंक्शनल सी गवर्नमेंट है, डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से रेट ऑफ द स्टेट खत्म हो गया है। रेट ऑफ द स्टेट खत्म हो गया। तो जो भी शख्स जिस कारोबार में है, उसकी मर्जी है कि वो जो कीमत मांग ले। आप उसको पता है कि कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है कि जो आके हमसे पूछेगी कि भाई ये चीजें इतनी महंगी कैसे हो गई हैं। तो जब मैं मार्केट में जाता हूं, जब चीजों की कीमतें पूछता हूं, तो मैं अल्लाह से शुक्र करता हूं कि इसने 200 ही रुपया पर केजी मांगा है। ये अगर 400 रुपए केजी मांग लेता तो मैं क्या करता, क्योंकि कोई है नहीं किसी के पास आदमी जा सके या मईशत को बेहतर करना किसी के रडार पे हो, कोई नहीं है। तो ये इसकी वजह है कि जो पिछले 1 साल में इकॉनमी टोटली आउट ऑफ फोकस रही है और सिवाय मार धाड़ पकड़ धकड़ के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। इसकी वजह से मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा ख़राब है। मैंने ज़िंदगी में कभी तसव्वुर ही नहीं किया था, सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत को मैं इस हालत में देखूंगा। तो डॉक्टर साहब, पर किस पे इत्तेफाक करके ये हुकूमत को जारी रखना चाहते हैं? किस उम्मीद पर? आखिर कोई तो ऐसा पत्ता है ना जिस पे तकिया कर रहे हैं, कोई ऐसा चिराग है जो रगड़ेंगे जिससे कोई मईशत का कोई मुआवजा निकलेगा। अगर ये हुकूमत जारी रखना चाहते हैं, इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उम्मीद क्या आपको लग रही है? देखो, कोई उम्मीद नहीं है, उनको भी कोई उम्मीद नहीं रखी हुई है। उन्होंने कहा कि जितना वक्त मैं गुजार सकूं गुजार लो, बस। हर वजीर जब जाता है दफ्तर में तो वो सोचता है कि आज का मेरा दिन गुजर जाए, कल फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। तो हर शख्स जो है अपनी अपनी वजारत में अपना दिन गुजार रहा है, बस कि मैं किसी तरीके से। डॉक्टर साहब, वो इनके दिन तो गुजर रहे होंगे, अच्छे गुजर रहे होंगे, लेकिन डंग टपाव से या एडहॉकिज्म से रियासतें तो नहीं चला करती ना। रियासतों के दिन तो ऐसे नहीं गुजरते। तो आप बताएं कि दुनिया में कौन सी रियासतें जो इस तरीके से चल रही हो, जहां पर कोई हर अदारा हर दूसरे से टकराव में आ गया हो, जिसमें कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन क्या कर रहा है।
तो आप खुद देखें ना अपने इर्द गिर्द दुनिया में कि कहीं पर इस किस्म का माहौल है या इस किस्म के कोई गवर्नेंस है। क्या आप सूडान का एग्जाम्पल देंगे आप यहाँ पर? अल्लाह ना करे कि ऐसा हमारे यहाँ भी कैफियत हो। लेकिन गवर्नेंस नाम की जब चीज़ ना हो, जब मैंने कहा कि हर शख्स अपना वक्त गुजार रहा है, आज मेरा वक्त गुजर जाए, कल फिर देखेंगे हम, तो उसका मतलब यह है कि वो बैटल ऑफ सर्वाइवल है। अवाम रडार पे है ही नहीं। अवाम की तकलीफ जो है वो हुक्मरानों के रडार पे नहीं है। आप बयान देखें, क्या आपको बयान मिलता है कि कोई कहीं पर यह जिक्र है कि अवाम में बड़ी परेशानियां बढ़ गई हैं महंगाई की वजह से, तो उसका कोई इलाज किया जाए? ये कहीं पर नहीं, आपको नहीं मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इलेक्शन का डेट कब आएगा, इलेक्शन होगा या नहीं होगा, यही होते हैं ना, किसको पकड़ना है, किसको बाहर करना है, कौन सा वीडियो आएगा, कौन सा वीडियो नहीं आएगा। इसके अलावा आप बताएं कि कुछ हो रहा? राइट। एक ब्रेक डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक से वापसी पे एक अहम सवाल जो हमेशा पाकिस्तान की मईशत के बारे में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहुत फिक्रमंद रही है। ताज्जुब है कि गुज़श्ता एक साल से मुसलसल गिरती हुई मईशत पर एस्टैब्लिशमेंट का कोई रद्दअमल सामने नहीं आ पा रहा। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर अशफाक हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हमने खुद देखा है इसको फर्स्ट हैंड कि पाकिस्तान की मईशत अगर कभी ख़राब होती थी माजी में, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसके बारे में फ़िक्रमंद होती थी और वो अपने कंसर्न्स, अपनी एप्रीहेंशंस ज़ाहिर करती थी, बाज़ औक़ात तो पब्लिकली भी ज़ाहिर कर दी जाती थी। लेकिन ये एक साल से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एप्रीहेंशंस हैं ही नहीं, अगर हैं तो क्या ज़ाहिर नहीं हो रही हैं? इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती होगी? देखिए, मैं तो उनके बिहाफ में तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से कोई रोज़ तो मैं बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो शवाहिद नज़र आते हैं कि शवाहिद यह है कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकूँगा क्योंकि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं रहता है। ठीक है, जब किसी ने फ़ोन किया तो मैं अपना व्यू दे देता हूँ, इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं है। और ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न उन्हीं को होना चाहिए, उन्हीं को होना चाहिए। लेकिन मुझे खुद भी हैरानी है कि ये सब चीज़ें आंखों के सामने हो रहा है। आप चलो डॉक्टर अशफाक की बात को ना तवज्जो दें, ये जिसका आपने एग्जाम्पल दिया है ब्लूमबर्ग का, या इससे पहले भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का जो एक खबर आई, लंदन इकोनॉमिस्ट जो निकालता है, उसमें भी बहुत हॉरिबल किस्म के पिक्चर प्रेजेंट किए गए हैं। तो अगर चलो डॉक्टर अशफाक पे एतबार ना हो, लेकिन कम से कम दूसरों पे तो कर लो कि ये क्या बता रहे हैं कि क्या मुल्क की इकोनॉमी इसी तरीके से चलेगी। मैं वाकई मैं भी हैरान हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कंसर्न उन्हीं को होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको सर, और कि उनको क्यों नहीं होना चाहिए। हमने IMF के जो पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें दो पॉलिसीज का मैं खास जिक्र करूंगा, एक एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन और दूसरा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा बढ़ाकर हमने अपने अखराजात को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। जब स्टेट बैंक 1% अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट एक साल में बढ़ जाता है। तो आप सोचें कि इस साल में, इस माली साल को ही ले लें तो कहां से कहां इंटरेस्ट रेट को हमने पहुंचाया है। मल्टीप्लाइड बाय 250 बिलियन आप रख लें तो इतना तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिसंबर, बल्कि टू बी एग्जैक्ट दिसंबर 2022 तक के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहां से मैंने कैलकुलेट किया है कि जितना भी फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स की शक्ल में, नॉन टैक्स की शक्ल में, सबको मिलाकर, और उसके बाद इसमें से जो हम NFC अवार्ड की शक्ल में सूबों को दे देते हैं, तो जो बचता है वो कहलाता है नेट फेडरल रेवेन्यू। नेट फेडरल रेवेन्यू। तो ये अब फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसे बचते हैं, उससे 3 से 4 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फेडरल गवर्नमेंट की। सबसे पहला होता है कि डेट की पेमेंट करना, ये इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्रिंसिपल की पेमेंट करना। दूसरा होता है डिफेंस
अपने दफा को पैसा देना। तीसरा है सैलरीज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें हैं। और चौथा ये है कि कहीं पर हम कोई सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए भी पैसा हमें मुख्तस करना पड़ता है। तो ये 4 बड़ी आइटम है फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो दिसंबर 2022 में आलम यह था कि फेडरल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को पूरा करता था। और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी हमने तकरीबन 55 बिलियन, हमने ये 100 बिलियन से ज्यादा हमने बोरो किया है। तो हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचता है वो इवन इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस पूरा नहीं कर पा रहा है। नॉट टू मेंशन द इंटायर डिफेंस स्पेंडिंग, द इंटायर पीएसडीपी डेवलपमेंट स्पेंडिंग, द इंटायर सैलरी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, जितना भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, दे आर ऑल ऑन बोरोड रिसोर्सेस, ऑल ऑन बोरोड रिसोर्सेस। डॉक्टर साहब, तो आप खुद सोचिए तो ब्लूमबर्ग से भी ज्यादा तशवीशनाक तस्वीर और नक्शा इस वक्त मईशत का सामने रख दिया है। अगर इसके बावजूद हुकूमत मईशत को संभालने में नाकाम रहती है, तो अगर आज हम मई के आगाज़ में इस सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, तो जब हुकूमत अगले महीने बजट देने की तैयारी कर रही होगी और बजट कौम के सामने रखेगी, तो उस बजट में कौन सा बड़ा अवामी रिलीफ कौम के सामने रखेगी? यह है बहुत आम सवाल, चूँकि रियासत के तमाम मुआशी अखराजात और आमदन का तयन आने वाले बजट में कौम के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत की तरफ से कोई ताज़ा हवा का झोंका नहीं, बल्कि लू के थपेड़े चल रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।